आज भी हम केवल उस प्रभाव को महसूस करते हैं जो समकालीन भावना के उस साहित्य द्वारा बनाया गया था। यहाँ तक कि उचित शिक्षा और समझ के व्यक्ति के लिए कठिन संस्कृत और शास्त्रीय अरबी की आयतें, छंद उतनी उत्साहपूर्ण नहीं हो सकती हैं जितनी सरल भाषा में सरल कथनों द्वारा संभव है। पंजाबी भाषा और साहित्य का एक छोटा इतिहास ऊपर दर्शाया गया है। अब हम अपने समय की ओर मुड़ते हैं। बंगाल में स्वामी विवेकानंद और पंजाब में स्वामी रामतीर्थ लगभग एक ही समय में पैदा हुए थे। दोनों एक समान महान थे। दोनों को विदेशों में भारतीय तत्व सीम तत्वमीमांसा तत्वमीमांसा स्थापित करने के लिए प्रस्थित मिली है। जेमिनी एक हिंदी वर्ड है, इसका मतलब मुझे समझाओ। तत्व मीमांसा, इसका मतलब क्या है? तत्व मीमांसा दरअसल दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें तत्व का अर्थ है परम सत्य, यथार्थ या किसी चीज की मूल प्रकृति, और मीमांसा का अर्थ है उसकी गहराई से जांच या विवेचना। इस तरह तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो परम सत्य, अस्तित्व के मूल कारणों और जगत के वास्तविक स्वरूप का अध्ययन करती है। ये जानने की ओके। तत्व मीमांसा स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध मिली। स्वामी विवेकानंद का मिशन बंगाल में एक स्थायी संस्थान बन गया, जबकि पंजाब में स्वामी रामतीर्थ के स्मारक की कमी महसूस की जाती है। उनके सोच में अच्छा खासा अंतर होने के बावजूद हम उनके मूल में मजबूत समानताएं पाते हैं। एक और जहां स्वामी विवेकानंद कर्म योग का प्रचार कर रहे थे एक और जहां स्वामी विवेकानंद कर्म योग का प्रचार कर रहे थे वहीं दूसरी ओर स्वामी रामतीर्थ आनंद में गा रहे थे। हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे। हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे। हम नंगे उम्र बिताएंगे, भारत पर जान मिटाएंगे। हम रूखी सूखी खाकर जीवन बिताएंगे, लेकिन भारत के लिए खुद को बलिदान करेंगे। हम साधारण भोजन खाएंगे, लेकिन हम बेहद साधारण भोजन खाएंगे लेकिन अपने देश के लिए काम करेंगे। हम पूरी ज़िंदगी नग्न रहेंगे लेकिन भारत के लिए अपना जीवन अर्पित करेंगे। अमेरिका में डूबते सूरज को देखकर कई बार वो रोए और कहा, अब तुम मेरे प्यारे देश में उग रहे हो। भारत के खूबसूरत पानी से भरे मैदानों पर ओस की बूंदें की तरह मेरे आंसू गिराओ। देश के इतने बड़े भक्त और भगवान हमारे प्रांत में पैदा हुए थे, और अगर हमारे पास उनका एक भी स्मारक नहीं है तो हमारे साहित्यिक पिछड़ेपन को छोड़कर और क्या समझा जा सकता है। कर ये हम हर कदम पर महसूस करते हैं। पंजाब में जन्मे कई महापुरुष श्री देवेंद्र ठाकुर और बंगाल के केशव चंद्र सेन के समक्ष हैं, लेकिन हम उनका सम्मान नहीं करते और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें आसानी से भूल गए। उदाहरण के लिए गुरु ज्ञान सिंह जी
आदि हम इनके मूल में केवल एक ही कारण पाते हैं, और वो है साक्षरता के प्रति रुचि और जागृति की पूर्ण कमी का होना। सच्चाई यह है कि कोई भी देश या समुदाय अपने साहित्य के बिना प्रगति नहीं कर सकता, लेकिन भाषा साहित्य की प्राथमिक ज़रूरत है और पंजाब में ये अनुपस्थित है। इस बाधा को लंबे समय तक महसूस करने के बावजूद भाषा का सवाल अभी भी अनसुलझा है। इसके पीछे मुख्य कारण हमारे प्रांत में भाषा का दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिकरण है। अन्य अ, अन्य प्रांतों में हम पाते हैं कि मुसलमानों ने पूरी तरह से अपनी प्रांतीय भाषाओं को अपनाया है। बंगाल की साहित्य दुनिया में काजी नजरुल इस्लाम एक चमकता सितारा है। आतिफ हुसैन नटवर नटवर हिंदी कविताएं में प्रमुख हैं। यही हाल गुजरात का भी है। लेकिन पंजाब दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ मुसलमानों को अलग कर दें तो हिंदू और सिख भी एकजुट नहीं हैं। अन्य प्रांतों की तरह पंजाब की भाषा पंजाबी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न एक सहज प्रश्न है। मुसलमानों ने उर्दू को अपनाया है। मुसलमानों में भारतीयता का पूरी तरह से अभाव है, इसलिए वह अरबी लिपि और फ़ारसी भाषा का प्रचार करना चाहते हैं। पूरे भारत में भारतीयता के महत्व को समझने में विफल रहने पर वह एक भाषा जो कि केवल हिंदी हो सकती है, उसके महत्व को समझने में भी विफल रहे। यही कारण है कि वे तोते की तरह उर्दू की मांग को दोहराते रहे और अलग थलग पड़ गए। फिर सिखों की बारी आती है। इनका पूरा साहित्य गुरुमुखी लिपि में है। एक घटक के रूप में हिंदी उसमें है, लेकिन पंजाबी मुख्य घटक है। इसलिए सिखों ने गुरुमुखी में लिखी पंजाबी को अपनी भाषा के रूप में अपनाया। वे किसी भी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने इसे भले ही एक सांप्रदायिक भाषा बनाकर गले लगा लिया। दूसरी तरफ आर्य समाज का उदय हुआ। स्वामी दयानंद ने पूरे भारतवर्ष में हिंदी के प्रसार की भावना का प्रचार किया। हिंदी आर्य समाज आंदोलन का एक धार्मिक घटक बन गई। इन धार्मिक जुड़ावों से भाषा को एक तरह से फ़ायदा हुआ। एक और जहां सिख कट्टरपंथियों ने पंजाबी को सुरक्षित किया, वहीं आर्य समाजियों के आग्रह ने हिंदी को अपने स्थान पर सुरक्षित करने में मदद की। आर्य समाज आंदोलन के शुरुआती दिनों में सिख और आर्य समाजियों की एक ही स्थान पर धार्मिक सभा हुआ करती थी। उस समय तक उनके अंदर अलग होने की कोई भावना नहीं थी, लेकिन बाद में सत्यार्थ प्रकाश के कुछ वाक्यों ने द्वेष और आपसी नफरत पैदा कर दी। सिख एक ही धारा में बह गए, यहाँ तक कि वे हिंदी से भी नफरत करने लगे। औरों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। बाद में कहा जाता है कि एक समाजी नेता महात्मा संसराज जी ने कई नेताओं के साथ विचार विमर्श किया और प्रस्तावित किया कि यदि वे हिंदी लिपि को स्वीकार करते हैं तो उन्हें पंजाबी भाषा हिंदी लिपि में मिल जाएगी और वे विश्वविद्यालय में भी पंजाबी भाषा को हिंदी लिपि में स्वीकृति प्रदान करेंगे। लेकिन वे अपनी संकीर्णता और साहित्यिक जागरूकता के अभाव के कारण इस प्रस्ताव के महत्व को नहीं समझ सके। इस समय पंजाब में 3 विचार प्रबल हैं। सबसे पहले मुसलमानों में उर्दू के प्रति, दूसरा आर्य समाजियों और कुछ अन्य हिंदुओं के बीच हिंदी के लिए, और तीसरा पंजाबी के लिए गहरा लगाव।
एक एक करके सभी भाषाओं के बारे में बात करना यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे पहले हम मुसलमानों के विचार पर ध्यान देंगे। वे उर्दू के कट्टर समर्थक हैं। वर्तमान समय में ये भाषा पंजाब में सबसे अधिक बोली जाती है। ये न्यायालय की भाषा भी है। फिर कुछ मुसलमानों का कहना है कि उर्दू लिपियाँ जगह बचाती हैं। ये काफ़ी हद तक सही हो सकता है, लेकिन इस मोड़ पर हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, भारत को एक एकीकृत राष्ट्र बनाना है, लेकिन ये सब एक साथ नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। यदि हम इस समय पूरे भारत के लिए एक भाषा नहीं अपना सकते हैं, तो हमें कम से कम एक लिपि को अपनाना चाहिए। उर्दू लिपि को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फ़ारसी भाषा पर आधारित है। उर्दू कवि उर्दू कवियों की कल्पना की उड़ानें उर्दू कवियों की कल्पना की उड़ानें भले ही वह हिंदी भारतीय भाषा में हों, पर्सिया के साकी बारमेड और अरब देशों की खजूरों तक पहुंच जाती हैं। काजी नजरुल काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं में धुरजेट, विश्वामित्र और दुर्वासा का उल्लेख अक्सर हुआ है, लेकिन हमारे पंजाबी हिंदी उर्दू कवि उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। क्या ये ऐसा मामला नहीं है जो किसी को दुखी कर सकता है? उनकी भारतीयता और भारतीय साहित्य की अज्ञानता इसका मुख्य कारण है। जब वे भारतीयता को आत्मसात नहीं कर सकते, तो उनका साहित्य हमें भारतीय कैसे बना सकता है? उर्दू के अध्ययन तक ही सीमित रहने वाले छात्र भारत के शास्त्रीय साहित्य के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन ग्रंथों का उर्दू जैसी साहित्य भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये केवल एक फ़ारसी के लिए उपयोगी होगा जो भारतीय साहित्य की खोज में है। उपरोक्त कथन के समर्थन में ये कहना पर्याप्त होगा, जब आर्य और स्वराज्य जैसे सरल शब्दों को आर्या और स्वराजिया लिखा जाता है, तो गहरे आध्यात्मिक विषयों का क्या होगा? कुछ दिन पहले ही एक सरकारी अनुवादक ने उर्दू लिपि का प्रयोग करते हुए स्मृति नचिकेता स्मृति पता नहीं क्या लिखा है, नचिकेता को नीचिकेता कहा। अच्छा, जिसका अनुवाद नीच जाति की कुतिया के रूप में किया जा सकता है। एक मिनट, ये क्या लिखा है? जी, मैंने यहाँ पर जो करते हुए के बाद एक वर्ड लिखा है नचिकेता के पहले, देखो इसका मतलब क्या है? Let's see. In that line, the word you're referring to is Roman. रोमन लिपि का मतलब है अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाली वर्णमाला, जो कई और यूरोपीय भाषाओं में भी प्रयोग होती है। रोमन, जिसका अनुवाद नीच जाति की कुतिया के रूप में किया जा सकता है। जबकि M.A. के लाला हरल यालजी द्वारा एक उर्दू किताब कौमें किस तरह जिंदा रहती हैं का हिंदी अनुवाद कैसे राष्ट्रीयता बच सकती है किया गया। ये ना तो लालाजी की गलती, कौमें किस तरह जिंदा रहती है का हिंदी अनुवाद कैसे राष्ट्रीयता बच सकती है किया गया। ये ना तो लालाजी की गलती थी और ना ही अनुवादक की। ये केवल उर्दू लिपि की कमी और उर्दू तथा
हिंदी भाषाओं और साहित्य के बीच की असहमति थी। शेष भारत में भारतीय भाषाएं और लिपि प्रचलित हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमें भारत में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाना चाहिए? असल बात यह है कि मुस्लिम लेखकों में उर्दू के कट्टर समर्थक उत्पादिक फ़ारसी उर्दू लिखते हैं। ज़मींदार और सियासत जैसे मुस्लिम अखबारों में अरबी प्रभाव काफ़ी मजबूत है, जो आम लोगों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में इसे कैसे प्रचलित किया जा सकता है? हम कामना करते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई अपने धर्म से जुड़े रहते हुए कमाल तुर्क की तरह खुद को भारतीय बनाने की सोचें। भारत का उद्धार केवल तभी संभव है, भारत को सांप्रदायिक प्रश्न बनाने के बजाय हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य अपनाना चाहिए। जब हम वापस हिंदी और पंजाबी की समस्या पर लौटेंगे, कई आदर्शवादी दुनिया के एक एक एकल राष्ट्र एक वैश्विक राष्ट्र में बदल जाने की बात का हवाला देते हैं। ये विचार सुंदर है और हर किसी को इसे अपने स्वार्थ से पहले रखना चाहिए, लेकिन ये आज हासिल नहीं किया जा सकता है। हमारे सभी कदम, हमारे सभी प्रयासों को सभी राष्ट्रीयताओं, देशों और राष्ट्रों को एक मजबूत बंधन में एकजुट करके खुशी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। इससे पहले हमें उस आदर्श को अपने देश में महसूस करना होगा। हमें एक भाषा, एक लिपि, एक साहित्य, एक आदर्श और एक राष्ट्र को अपनाना होगा। लेकिन एक ही भाषा को अपनाना, वो बात उन सभी से आगे रखी जानी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ संवाद कर सकें और एक दूसरे से सहमत हो सकें। एक पंजाबी और एक मद्रासी किसी सभा में एक दूसरे के साथ चुपचाप ना बैठे, बल्कि अपने विचारों तथा भावनाओं को संप्रेषित करने का प्रयास करें, और ये हमारी अपनी भाषा हिंदी में होना चाहिए, बजाय अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में। यहाँ तक कि इस आदर्श को साकार होने से कई लोग यहाँ तक कि इस आदर्श को साकार होने में कई साल लगेंगे। सबसे पहले हमें इस प्रयास में साहित्यिक जागरूकता पैदा करनी चाहिए, न सिर्फ कुछ लोगों के बल्कि जनसाधारण के बीच। लोगों में साहित्यिक जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों की अपनी भाषा का होना आवश्यक है। इस तर्क के आधार पर हम कहते हैं कि आप पंजाब में केवल पंजाबी भाषा में ही सफल हो सकते हैं। जब तक पंजाबी भाषा मध्य पंजाब की साहित्यिक भाषा नहीं बन पाई है, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और अब पंजाबी के रूप में जानी जाती है। ये ना तो व्यापक रूप से प्रचलित है और ना ही इसका कोई साहित्य या वैज्ञानिक महत्व है। इस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब भी इसकी लिपि की कमी उन लोगों को परेशान करती है जो अब इसमें भाग ले रहे हैं। सभी शब्द ध्वनि ए के बिना समाप्त नहीं हो सकते हैं और यौगिक अक्षर लिखने में इसकी असमर्थता, यहाँ तक कि पूरा शब्द भी नहीं लिखा जा सकता है। ये लिपि इस प्रकार उर्दू की तुलना में और भी अधूरी है। लेकिन जब हमारे पास पहले से ही एक वैज्ञानिक और परिपूर्ण हिंदी लिपि है, तो उसे अपनाने में कैसी हिचकिचाहट महसूस करना। गुरुमुखी लिपि हिंदी लिपि का ही विकृत रूप है। प्रारंभ से ही सभी नियम समान हैं, फिर इसे तत्काल अपनाने से हमें कितना लाभ होगा। इस संपूर्ण लिपि को अपनाने से पंजाबी भाषा तुरंत विकसित होने लगेगी और इसके प्रसार में कोई समस्या नहीं आएगी।
पंजाब की हिंदू महिलाएं इस लिपि को पहले से जानती हैं। डीएवी स्कूल और सनातन धर्म स्कूल केवल हिंदी में पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या समस्या हो सकती है? हम हिंदी के समर्थकों से निवेदन करेंगे कि अंततः और निश्चित रूप से केवल हिंदी ही संपूर्ण भारत की संपूर्ण भारत की भाषा होगी, लेकिन इसे अभी से प्रचारित करना अधिक सुविधाजनक होगा। लिपि को अपनाने से पंजाबी भी हिंदी की तरह हो जाएगी और फिर सभी संभेद दूर हो जाएंगे। और ये वांछनीय भी है, क्योंकि इससे आम लोगों को भी शिक्षित किया जा सकता है, जो केवल हमारे अपनी भाषा में, हमारी लिपि में संभव है। इस पंजाबी कविता को देखें। ओ रहिया रहे गंधा जंघा, सुन जा गल मेरी, सिर तो पग तेरी बेलत दी, इन्हू फूक मुअत्तर ला। इसका मतलब है, हे राहगीर मेरी बात सुनो, उस विदेशी पगड़ी को जला दो जिसे तू अपने सिर पर पहने हुए है और खटिया पर ले जा। यहाँ तक कि सुंदर हिंदी कविताएं भी इसकी तुलना में प्रभावित नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाई है। वे अब भी कुछ हद तक पराई लगती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदी संस्कृत पर आधारित है और पंजाब उससे बहुत दूर चला गया है। फ़ारसी ने पंजाब में काफ़ी हद तक अपना दबदबा कायम रखा है। उदाहरण के लिए, चीज़ों के संग्रह, चीज़ें के बजाय यहाँ चिंजा बन जाता है। ये सिद्धांत हर जगह मजबूत है। यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि पंजाबी के करीब होने के बावजूद हिंदी अभी भी पंजाबी दिल से दूर है। निश्चित रूप से पंजाबी हिंदी के करीब आएगी जब वो हिंदी लिपि में अपना साहित्य बनाने के लिए, बोलिए मैं 5 मिनट आता हूँ, जब वह हिंदी लिपि में अपना साहित्य बनाने के लिए प्रयासरत होगी। तब तक लगभग हर प्रमुख मुद्दे पर यहाँ चर्चा की गई है। केवल एक बात अब भी कही जानी बाकी है। कई लोग तर्क देते हैं कि पंजाबी भाषा में मिठास, सुंदरता और भावनाओं की कमी है। ये बिल्कुल निराधार है। हाल ही में इस गीत की मिठास, सुंदरता और भावनाओं ने रविंद्र को सम्मोहित किया। गीत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ नहीं पाएंगे। हे लच्छी, जहाँ तुमने पानी छलकाया है, उस स्थान पर चंदन के पेड़ उग आए हैं। पीपल के पत्ते तुम शोर क्यों करते रहे हो? पुराने पत्ते गिर गए हैं और नई पत्तियों का मौसम आ गया है। और जब पंजाबी अकेला या समूह में बैठा हो तो क्या कोई अन्य भाषा उन्हें गौहर की इन पंक्तियों तक प्रभावित कर सकती है? मैंने लाखों करोड़पतियों की सेनाएं देखी हैं, कोई भी राहगीरों को ऋण नहीं देता है, क्योंकि वे कभी नहीं रुकते हैं, कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता है। काले रंग के
भौरे फूलों पर उनकी गंध के कारण बैठते हैं।